आज हम एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन की कहानी में गहरे उतरेंगे जिसने पूरे देश को सचमुच हिलाकर रख दिया था। ये कहानी एक ऐसी पहेली की है जिसे सुलझाना आप कह सकते हैं लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। ये कहानी है पुलवामा हमले की जांच की। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि एक ब्लाइंड टेरर अटैक, मतलब एक ऐसा हमला जहां हमलावर और गाड़ी दोनों ही धमाके में पूरी तरह खत्म हो चुके हों, उसे सिर्फ एक छोटे से मामूली से दिखने वाले कार के पुर्जे से कैसे सुलझाया जा सकता है। तो चलिए इस अविश्वसनीय जांच की परतें खोलते हैं। सबसे पहले उस दिन पर वापस चलते हैं, समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तारीख 14 फरवरी 2019, सुबह के 3:30 बजे 78 गाड़ियों का एक बड़ा काफिला जम्मू से निकलता है। सब कुछ बिल्कुल रूटीन था, बिल्कुल सामान्य लग रहा था। दोपहर के करीब 3 बजे ये काफिला पुलवामा के लिथपोरा पहुंचता है और ठीक 3:15 बजे वो शांति भंग हो जाती है। एक मारुति इको कार अचानक काफिले की एक बस से जा टकराती है और फिर 200 किलो विस्फोटक का एक ऐसा जबरदस्त धमाका होता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। इस कायरतापूर्ण हमले में हमने सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवानों को खो दिया। ये एक ऐसी क्षति थी जिसने पूरे देश को शोक और गुस्से की लहर में डुबो दिया। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के सामने जो केस था वो एक ब्लाइंड केस था, मतलब एक ऐसा केस जिसमें कोई सिरा ही नजर नहीं आ रहा था। हमलावर आदिल अहमद डार मौके पर ही खत्म हो चुका था। गाड़ी के तो परखच्चे उड़ चुके थे। सबूत के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं था। तो सवाल यही था कि जब कोई सुराग ही ना हो तो आखिर कोई जांच शुरू करे भी तो कहां से करे। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अब हम जांच के उस हिस्से पर आते हैं जहां पहला सबसे जरूरी सुराग मिला, उस घोस्ट व्हीकल यानी उस गायब गाड़ी की खोज। सोचिए, उस तबाही और मलबे के ढेर में फोरेंसिक टीम को धातु का एक छोटा सा बिल्कुल मामूली सा टुकड़ा मिलता है। बाद में पता चलता है कि यह हमलावर की कार के शॉक एब्जॉर्बर का एक हिस्सा था। यही छोटा सा टुकड़ा इस अंधेरे केस में उम्मीद की पहली किरण बना। और फिर शुरू हुआ असली जासूसी का काम। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उस छोटे से टुकड़े से एक अधूरा चेसिस नंबर निकाला। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर एक एक करके उस गाड़ी को 8 सालों में उसके 7 पिछले मालिकों तक ट्रेस किया गया और आखिरकार इन्वेस्टिगेटर्स उस आखिरी खरीदार तक पहुंच गए जिसका नाम था सज्जाद भट्ट। लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वो फरार हो चुका था और उसका भागना ही इस बात का पक्का सबूत था कि वो इस साजिश का एक बड़ा हिस्सा था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो अभी बाकी था। वो बड़ा मोड़ जिसने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया, और वो था एक टूटे हुए फोन का राज। हुआ ये कि एक दूसरी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के पास से एक टूटा फूटा मोबाइल फोन मिला। पहली नज़र में तो वो कबाड़ लग रहा था, है ना? लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने उससे डेटा रिकवर किया तो जो कुछ सामने आया उसने जांचकर्ताओं के होश उड़ा दिए। केस पूरी तरह से खुल चुका था। उस फोन ने पूरी कहानी खोलकर रख दी। मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का भतीजा उमर था, एक पाकिस्तानी आईईडी एक्सपर्ट। सुसाइड बॉम्बर एक लोकल लड़का आदिल अहमद डार था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, बम बनाने का सामान अमोनियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम पाउडर अमेज़न से ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था ताकि किसी को जरा भी शक ना हो। बम को एक लोकल साथी शाकिर बशीर के घर पर बनाया गया था और इंशा जान और उसके पिता इन आतंकवादियों को पनाह और बाकी मदद दे रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि इतना शातिर मास्टरमाइंड आखिर पकड़ा कैसे गया? इसका जवाब है एक बहुत बड़ी एक घातक गलती, एक टूटा हुआ प्रोटोकॉल। देखिए, आतंकी संगठनों का एक बहुत सख्त नियम होता है, मिशन पूरा होने के बाद सारे सबूत मिटा दो। उमर के पाकिस्तानी हैंडलर्स ने उसे साफ साफ कहा था, फोन को नष्ट कर दो। लेकिन उमर ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी कीमत उसे और उसके पूरे नेटवर्क को चुकानी पड़ी। उसने अपनी एक प्रेमिका से संपर्क में रहने के लिए वो फोन अपने पास ही रख लिया। ये एक छोटी सी मानवीय कमजोरी थी, लेकिन इसी एक गलती ने पूरी आतंकी सेल को तबाह करके रख दिया। और अंत में बात करते हैं शहीदों के लिए न्याय की, जवाबी कार्रवाई की और इस मामले के अंजाम की। हमले के बाद की कार्रवाई बहुत तेज और निर्णायक थी। हमले के सिर्फ 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने
सीमा पार पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। मार्च 2019 तक मास्टरमाइंड उमर को एक मुठभेड़ में मार गिराया गया और इसके बाद एक-एक करके बम बनाने वाले से लेकर गाड़ी खरीदने वाले तक इस साजिश में शामिल सभी बड़े चेहरों का सफाया कर दिया गया। इस पूरी जांच का नतीजा एनआईए की फाइनल चार्जशीट में है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो 13,500 पन्नों का था। ये नंबर ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये जांच कितनी ज्यादा गहरी और डिटेल थी। ये पूरी कहानी एक बात बिल्कुल साफ करती है, जिससे ये लाइनें बहुत खूबसूरती से बताती हैं। नया भारत छेड़ता नहीं है, पर अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ता भी नहीं है। और ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक हकीकत है, जिसे इस जांच और उसके बाद हुई कार्रवाई ने दुनिया के सामने साबित कर दिया।